हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन श्वसन के जो विभिन्न चरण होते हैं और उसमें जो कॉमन पाथ अपन ने बात किया था कि यूजुअली अपन श्वसनी क्रियाधार क्रम में कार्बोहाइड्रेट को अपन यूज करें तो जो सामान्य पथ के अंदर अपने चरण यूज किए तो सबसे फर्स्ट आप पढ़ चुके थे ग्लाइकोलाइसिस, जो एनारोबिक और एरोबिक में कॉमन होता है और पृथ्वी के सभी सजीव उसको प्रदर्शित करते हैं कि जब से वो जीवन आया है तो आप जानते हैं कि ऊर्जा देने का वो एकमात्र आपका साधन है और साइटोसोल में वो संपन्न होता है कि सारे एंजाइम उसके साइटोसोल में ही होते हैं। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि अपन ने डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस और जब अपने 10 एंजाइम जो 10 चेन रिएक्शंस का अपन ने अध्ययन किया जो विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में होती है, तो उस दौरान अपन ने देखा कि 1, 3 और 10 जो इरिवर्सिबल थी वहाँ वो नियंत्रण या नियमनकारी रिएक्शंस थी। और बेटा आपने देखा कि जब वो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था तो उस दौरान फर्स्ट बार आप जानते हो कि 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने। आप जानते हो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। फिर छठा स्टेप जहां ऑक्सीडेशन हुआ, यानी जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाई PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ तो वहाँ NAD वहाँ क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हुए और NAD ने वहाँ एक्सेप्ट किया तो NADH2 बना, वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। और शुरुआत में 2 अवस्थाओं में 2 स्टेप्स में आप जानते हैं कि ATP यूज हुई यानी इन्वेस्टमेंट हुआ और आप जानते हैं 7वीं और 10वीं स्टेप में एक्सट्रैक्शन हो गया और जो क्या उसका आपके सामने जो रिजल्ट निकला वो आपको मैंने बताया। फाइनली आप जानते हो कि आंशिक ऑक्सीकरण से जो ग्लूकोज है जो शुगर थी वो पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक हो गई। यस बेटा, यानी अब आपको क्या प्राप्त हो गया, पायरुविक एसिड। और भी आप जानते हो कि 2 NADH2 जो ETS में जाकर ATP दे पाएंगे, लेकिन 4 ATP डायरेक्ट बनी। लेकिन अगर प्रत्यक्ष शुद्ध लाभ पूछ लिया जाए तो 2 तो आपकी खर्च हो गई, 2 प्रत्यक्ष शुद्ध लाभ और कुल लाभ आपको पूछ लिया जाए तो अगर अपन वायवीय श्वसन की बात करेंगे यानी जब आगे ETS होगा तब तो आप जानते हो कि 6 तो और 2 8 टोटल 10, 6 4 लेकिन 2 खर्च तो 8 है ना। और अगर अवायु की बात करें तो ओनली 2, क्योंकि वहाँ फर्मेंटेशन के अंदर वो वापस NADH2 यूज हो जाएंगे, वो ETS में जाकर ATP नहीं दे पाएंगे, वहाँ चलेगी नहीं ETS, है ना। अब देखिए बेटा, खैर वो सारी बातें अपन आगे भी क्लियर करेंगे। यस बेटा, तो अब देखिएगा कि फाइनली अपन एक बात कहें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने कि पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आप जानते हो बेटा कि एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन है कि पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट, इस पे ध्यान देना है, यानी मुख्य उत्पाद है की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है, महत्वपूर्ण उत्पाद है क्या बेटा, पायरुविक एसिड। और हेक्सो शुगर से 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड तो फॉर्म हुई। अच्छा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन में आपके सामने लिखता हूँ, की प्रोडक्ट का मतलब हो गया मतलब एक श्वसन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है। तो अपन देखो क्या लिखेंगे कि बेटा पायरुविक एसिड श्वसन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है, महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, पायरुविक एसिड श्वसन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है। कैसे है भाई, आप समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि आप समझ सकते हैं बेटा कि इसके आगे होने वाले विघटन, यस बेटा, तो आप जानते हो बेटा कि इसके आगे होने वाले विघटन के द्वारा श्वसन के विभिन्न परिपथों का निर्धारण होता है, या श्वसन के विविध डाइवर्स जो होते हैं, श्वसन के विविध परिपथों का निर्धारण होता है। यस बेटा, इसलिए आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेटा पायरुविक एसिड श्वसन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय रसायन है,
क्योंकि आप जानते हो बेटा, क्योंकि इसी के आगे होने वाले विघटन के द्वारा श्वसन के विविध परिपथों का निर्धारण होता है। यस बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा, अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी और फिर अपन कहते हैं कि भाई देखो, इस पायरुविक एसिड के, जो पायरुविक एसिड बन गया, इस पायरुविक एसिड के 3 महत्वपूर्ण भविष्य होते हैं। भविष्य का मतलब बेटा कि आगे किस किस में कन्वर्ट होगा, इन फैट, है ना, वो फैट नहीं, वसा नहीं, फैट, वो आपका होता है भविष्य। तो इस पायरुविक एसिड के 3 महत्वपूर्ण भविष्य होते हैं। यस बेटा, यानी अपन बात करते हैं ना, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। तो आप समझ सकते हैं कि 3 उपापचयी परिपथि यूज कर सकता है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। तो आप जानते हैं बेटा कि इसके 3 उपापचयी परिपथ, 3 महत्वपूर्ण भविष्य होते हैं। यस, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन में लिखूं आपको कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले पायरुविक एसिड का भविष्य सेल की आवश्यकता, कोशिका को क्या नीड है। हाँ तो देखिए बेटा कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने यहाँ पर बताई कि भाई जो इस पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, तो पायरुविक एसिड का भविष्य यानी जो फ्यूचर है फैट है, भविष्य कोशिका की आवश्यकता, सेल की नीड पर डिपेंड करता है, कोशिका की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यस बेटा, अब आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई पायरुविक एसिड का भविष्य कोशिका की नीड यानी सेल की नीड पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि कोशिका को ज़्यादा एटीपी की आवश्यकता है या कम की है, अर्थात उस कोशिका के अंदर अगर O2 उपलब्ध होगी तो फिर वो क्या क्या परिपथ यूज कर सकती है। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, तो आप जानते हो कि पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट वे यानी अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। तो आपने कहा था ना कि 3 महत्वपूर्ण भविष्य होते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण भविष्य क्या होते हैं, 3 मेटाबॉलिक फेट क्या होते हैं। जैसे अपन बात करा कि फर्स्ट आपका क्या हो सकता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, वायवीय श्वसन। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि अपन वायवीय श्वसन के चरण पढ़ रहे हैं, जो कॉमन पाथ अपन ने बात की थी, सामान्य पथ है ना, कार्बोहाइड्रेट को लेकर, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक, क्रैब और वो है ना, इसलिए ये मैंने फर्स्ट लिख दिया। बाकी देखो और क्या पथ हो सकते हैं जो अपन पढ़ेंगे, यानी इसके अलावा आप समझ सकते हो कि भी एल्कोलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, एल्कोलिक फर्मेंटेशन, एल्कोलिक किण्वन। यस बेटा, तो एल्कोलिक किण्वन हो सकता है। यस, और यह अपन कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी लैक्टिक अम्ल किण्वन हो सकता है। यस बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 3 महत्वपूर्ण भविष्य हैं उसके पायरुविक एसिड के। यस, अब तुम जानते हो कि ये जैसे आपने कहा कि फर्मेंटेशन, यस बेटा, जो किण्वन है फर्मेंटेशन है, एल्कोलिक फर्मेंटेशन हो और चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, तो आप जानते हो कि ये फर्मेंटेशन तो कब होगा, जब आप जानते हो कि एनारोबिक कंडीशन में या एनएरोबिक अवायवीय परिस्थितियों में, एनारोबिक कंडीशन में, अवायवीय परिस्थितियों में मैनी प्रोकैरियोट्स यानी बेटा आप समझ सकते हो कि बैक्टीरिया, सॉरी मैनी प्रोकैरियोट्स का मीन क्या हो गया, बैक्टीरिया मुख्यतः, वह कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जैसे यीस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई है ना, यीस्ट द्वारा दर्शाया जाता है। यस बेटा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पथ है,
आप समझ सकते हैं कि वो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो और चाहे एरोबिक हो, वो तो आप जानते हो कॉमन है और इस पृथ्वी के सभी सजीव प्रदर्शित करते हैं और साइटोसोल में होता है। यस बेटा, और सारे एंजाइम उसके साइटोसोल में होते हैं। क्लियर, वो तो जब से आप जानते हो उपापचय चला है, फर्स्ट लिविंग सेल है, तब से आपका ग्लाइकोलाइसिस है। यस, अब आप जानते हो कि कोशिका को अगर कम एटीपी की आवश्यकता है और उसको O2 उपलब्ध नहीं है, यानी एनारोबिक एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग शुरुआत अवस्था में या फिर बाद में भी कईयों ने इसी मशीनरी को अडॉप्ट किया, तो आप जानते हो कि एनारोबिक कंडीशन में मैनी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया व कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट क्या दर्शाते फर्मेंटेशन, जो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेट फर्मेंटेशन। यस, लेकिन अपन पहले एक पूरा कॉमन पाथ पढ़ रहे थे, क्योंकि आप जानते हो कि जो हायर प्लांट या एनिमल्स हैं वो शो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय शोषण। और वायवीय शोषण में क्या होगा बेटा कि जो पायरुविक एसिड है उसका आप जानते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बताओ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण। और जब आप समझ सकते हैं अच्छे से, मैंने बताया था कि जब बेटा पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो वो पायरुविक एसिड का पूर्ण विघटन होकर CO2 और H2, बात को समझ रहे हैं? ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑर्गेनिज्म में होगा तो आप जानते हैं कि क्या अडॉप्ट करेंगे वो? यस बेटा, यानी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ऑर्गेनिज्म किसको अडॉप्ट करेंगे? तो अडॉप्ट करेंगे किसको? क्रेब्स साइकिल को। किसको करेंगे बेटा? क्रेब्स साइकिल को। क्योंकि देखो रियली में जो वास्तविक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्रेब्स साइकिल ही है। तो ऑर्गेनिज्म अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो किसको अडॉप्ट करेंगे बेटा? क्रेब्स साइकिल को। यस, है ना, क्योंकि वही एक अगर आगे जाकर अपन सिद्ध करेंगे कि रियली में वही क्या कहलाता है? मेनली वायवीय शोषण। यस, और वहाँ O2 रिक्वायर होती है, O2 की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको आराम से, कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर यूकैरियोट्स की आप बात करेंगे, यस, तो यूकैरियोट्स में तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा? सबसे पहले जो आपके पास में पायरुवेट बना है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बना है? पायरुवेट, 3 कार्बन, तो ग्लूकोज से 2 बने ना, तो जो भी पायरुवेट बना है ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म से यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ट्रांसफर। यस बेटा, और अगर प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट भी तो वायवीय शोषण कर सकते हैं, तो फिर तो वहाँ तो साइटोप्लाज्म में ही होगा ये प्रोसेस। यस, क्रैब और लिंक और क्रैब, है ना, बाकी आगे ETS मीजोसोम पे चलेगी। लेकिन यहाँ अगर यूकैरियोट है तो पायरुवेट साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। बात को समझे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब आपका क्या होगा बेटा कि वहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा? यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो एंसेंट बहुत गजब लिखा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होगा? स्टेप वाइज, एक स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन, यानी उस पायरुवेट में जितना हाइड्रोजन है वो रिमूव होंगे स्टेप वाइज, है ना। और आप जानते हैं कि उसके अंदर जो कार्बन है, एक पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यस बेटा, तो लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी वो 3 CO2 छोड़ देगा। कितने CO2? 3 CO2। एक पायरुविक एसिड कितना CO2 छोड़ेगा? एक पायरुविक एसिड से कितना CO2? 3 CO2। यस बेटा, तो ग्लूकोज के रेफरेंस में कितने पायरुविक एसिड होंगे? 2 पायरुविक एसिड होंगे, तो कितना होगा? 6 CO2। समझे? और आप जानते हैं कि स्टेप वाइज सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो वहाँ NAD ने एक्सेप्ट कर लिए और NADH2 बन गई। अब वो जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ वो NAD जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोणता बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, तो फिर वो प्रोटॉन आएगा H2 बनने के लिए टर्मिनल ऑक्सीडेशन, उस दौरान ATP संश्लेषण हो जाएगा। तो जो ETS होगी वो इनर मेम्ब्रेन पे होगी और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। अरे भाई यही तो होगा ना, बात को समझ रहे हैं? तो बहुत गजब प्रोसेस आपको मैंने बताई। यस बेटा, आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा कि भाई मेन तो क्रेब्स साइकिल है, लेकिन उस ग्लाइकोलाइसिस और इस क्रेब्स साइकिल को, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट, है ना, और उस क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए बीच में आपका क्या होगा? लिंक रिएक्शन, जिसको आप बोलोगे गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। बाकी लिंक और क्रेब
दोनों का ही उद्देश्य है कि जो 3 कार्बन का पायरुवेट है उसमें आप जानते हैं कि सारे हाइड्रोजन को रिमूवल करके NADH बना दो, और बाकी आप जानते हैं कि जो कार्बन है वो CO2 ग्रुप में रिलीज हो जाएगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस बेटा, तो देखिएगा अपन पहले इसमें, अब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया तो अगला चरण लिंक एंड देन क्रैब, तो उनको जोड़ते हुए पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपन क्लियर करते हैं और मस्त तरीके से आप एक एक शब्दों पे जाओगे और एक एक चीज़ों को बहुत समझ के पढ़ोगे। और फिर फर्मेंटेशन, जब एरोबिक कंप्लीट हो जाएगा ETS तक, तो फिर आप जानते हैं सेपरेट जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो फर्मेंटेशन होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं एरोबिक का स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप देखिए लिंक रिएक्शन। हाँ, तो आप देखिएगा बेटा लिंक रिएक्शन, और यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिखे हैं इसके लिए, वो सारे मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि लिंक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन कैसे है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसको कैसे बोला, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और गेटवे रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन। ये सारी बातें मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले इस रिएक्शन के साइट स्थल क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि साइट यानी स्थल क्या है, तो स्थल आपका है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी बेटा माइटोकॉन्ड्रियल जो आपकी अधात्री है मैट्रिक्स है, तो वहाँ ये संपन्न होती है लिंक रिएक्शन। क्योंकि यूकेरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो पायरुवेट जो पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट आपका हो गया। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिंक रिएक्शन है इसमें क्या कहूँगा बेटा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, यस बेटा, तो आप जानते हैं कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रविष्ट होकर, आप जानते हैं बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रविष्ट होकर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा, समझाऊंगा कैसे भी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित होता है। समझे बेटा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाती है या होता है। समझे, तो ये आपकी लिंक रिएक्शन है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर कौन सा एंजाइम उसमें प्रयुक्त होता है, यस बेटा, और एंजाइम में क्या क्या घटक होते हैं और आगे की सारी बातें। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले आपके पास में, अगर अपने एक बार मैंने कहा था ना PGL के बाद जो आपको बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके बाद रिएक्शन को 2 बार। यस, तो मैं एक पायरुविक एसिड से पहले समझा रहा हूँ, हालांकि ग्लूकोज से कितने बने थे 2, लेकिन मैं एक पायरुविक एसिड से, तो देखो पायरुविक एसिड, आप जानते हैं बेटा कि पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि देखो पायरुविक एसिड, और यहाँ मैं बात करूँगा कोएंजाइम A प्लस NAD, ये रेगुलेशन करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एंजाइम है PDC, अब मैं लिख दूंगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये आपका एंजाइम है ना, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये आपका हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A, और अपन कहेंगे CO2 यहाँ रिलीज हो गई, और प्लस आप जानते हैं कि NADH और प्लस H+। समझे, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि पायरुविक एसिड आपके सामने, और यहाँ देखिएगा कि इसको जो सक्रियण के लिए यहाँ पर TPP बताऊँगा क्या होता है, लिपोइक एसिड LPA और मैग्नीशियम आयन। यस, और ये एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 और NADH2, है ना। तो यहाँ दीजिएगा 3 कार्बन पायरुविक एसिड कितने कार्बन में चेंज हुआ, 2 कार्बन में। यस,
तो आप जानते हैं कि एक बार में 3 कार्बन का 2 कार्बन में, तो CO2 रिलीज हो गई 1 मॉलिक्यूल और एक NADH2 बन गया। अब ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 बार चलेगी कि 2 पायरुविक एसिड हैं, तो 3-3 कार्बन के 2 से 2-2 कार्बन के 2 हो जाएंगे, तो 6 कार्बन से कितने हो गए 4 कार्बन। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो कहीं CO2 रिलीज हुई नहीं थी ना, फर्स्ट टाइम यहीं पे CO2 रिलीज हुई है, तो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम, ये CO2 रिएक्ट आपका क्या हो गया NADH+ H+। यस बेटा, तो इस रिएक्शन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा। तो देखिएगा बेटा, यहाँ इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन भी होता है और CO2 रिलीज भी होती है, और फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ CO2 रिलीज होती है तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी। या देखिए बेटा, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ ऐसे लिख दें अपन कि पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड, यस बेटा 3 कार्बन। अब आप जानते हैं कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। आप जानते हैं इसमें सक्रियण के लिए जो कोएंजाइम ए ऐड होगा, और यहाँ आप समझ सकते हैं कि इससे रिलीज क्या होगा CO2 रिलीज हो गया। यस, अब एक कार्बन लिविंग एंड एक CO2 रिलीज हो गया एक बार में, ठीक है। साथ में आप जानते हो कि इसने हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव किए, तो NAD+ से आपके पास क्या बन गया NADH और प्लस H+। बात को समझ रहे हैं? तो फाइनल आपके पास में क्या प्रोडक्ट बन गया, 3 कार्बन से 2 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यस बेटा, तो 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, सही, और यहाँ ये 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है। अच्छा, अगर अपन इसको ग्लूकोज के रेफरेंस में लें तो 2 पायरुविक एसिड यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। यस, तो यहाँ 2 CO2 हो जाएगी और 2 NADH2 हो जाएंगे, और यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। बात को समझे? तो वो तो मैं अभी जैसे कि लिंक इसके प्रोडक्ट क्या हैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। यस, तो ये आपके सामने बात हुई बेटा। अच्छा, यहाँ एंजाइम कौन सा यूज हुआ, PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, मैं एक एक शब्द क्लियर करता हूँ आपके सामने कि भाई इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला और क्या क्या बातें हुई। यस, वही रिएक्शन है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि भाई इसे आपने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला, तो देखो इस रिएक्शन में समझा देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला आपने, क्यों बोला बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि आप समझ सकते हो कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन और CO2 का विमुक्त होना। भाई यहाँ पर क्या हुआ, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण तो हुआ ना, हाइड्रोजन रिमूव हुए तो, और आप जानते हैं कि CO2 का विमुक्त होना, और आप जानते हैं बेटा प्रथम बार जो डिकार्बोक्सिलेशन है, अगर किसी रिएक्शन से CO2 विमुक्त होती है तो आप समझ सकते हैं उसको आप बोलते हो डिकार्बोक्सिलेशन, और प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे कि CO2 ऐड होती है तो कार्बोक्सिलेशन। यस, तो यहाँ CO2 का विमुक्त होना इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन है। और फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन यही हुआ बेटा, क्योंकि देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो ना, तो बार बार बता रहा हूँ, ना O2 लगती है ना CO2 निकलती है, और वहाँ तो 6 कार्बन के वापस 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। यस, तो पहली बार CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ यहाँ पर, CO2 का विमुक्त होना, इसलिए आपने क्या बोल दिया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और आप जानते हैं कि जो कोएंजाइम है वो क्यों जोड़ा गया यहाँ पे, तो कोएंजाइम जोड़ा गया है किसके लिए, सक्रियण के लिए। यस बेटा, सक्रियण के लिए जोड़ा गया है क्या, कोएंजाइम। यस बेटा, आप जानते हो कि उसमें सल्फर जो कोएंजाइम है, मैं यहाँ पर बात बताता हूँ कि बेटा जो कोएंजाइम है इसमें आप जानते हो CoASH। यस, तो सक्रियण के लिए आप जानते हो कि सल्फर थायोल ग्रुप होता है उसमें, सल्फर थायोल ग्रुप। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि उसमें जो CoASH, मतलब आप जानते हैं कि भाई सल्फर थायो ग्रुप बोलते हैं उसको, मन थायो नहीं, सल्फर थायो ग्रुप। तो यहां अपन बात करते हैं कि भाई सल्फर थायो ग्रुप जो सक्रियण के लिए है। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा इस प्रोसेस में मैं आपको और बातें बताता हूं कि देखो बेटा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, सॉरी जो लिंक रिएक्शन है, वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच लिंकेज का कार्य करती है। इसलिए आपके देखो लिंक रिएक्शन समझ में आया, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन समझ में आया, गेटवे रिएक्शन, क्योंकि ये लिंकेज का कार्य करती है। तो आप क्या कहेंगे
कि लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के मध्य लिंकेज का कार्य करती है। समझे? पहली बात। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई। क्लियर? और आप जानते हो लिंक रिएक्शन के दौरान प्रथम डिकार्बोक्सिलेशन संपन्न होता है। लिंक रिएक्शन के दौरान, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिंक रिएक्शन के दौरान प्रथम डिकार्बोक्सिलेशन संपन्न होता है। समझे? प्रथम डिकार्बोक्सिलेशन संपन्न होता है किसके दौरान? लिंक रिएक्शन के दौरान। यस बेटा। और पायरुविक एसिड अनेक जटिल एंजाइम उत्प्रेरित रिएक्शन है, जिसे आप जानते हो 2 कार्बन एसिटिल को एंजाइम में बदल जाता है। अच्छा, उस जटिल एंजाइम के बारे में आपको बता दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखो यहां जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो आपको मैंने ना पीडीसी, इसको फुल फॉर्म बता देता हूं, पीडीसी। तो क्या होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यस बेटा, ये आपका जटिल एंजाइम है पीडीसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैं इसके सारे घटकों के बारे में आपको बताता हूं कि इसमें 3 एंजाइम और अनेक कोएंजाइम। वैसे तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम में है, इसमें आपको बताता हूं कि 3 फंक्शन एंजाइम और 2 रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। यस बेटा, इसमें आप जानते हैं कि 3 फंक्शन एंजाइम है ना, और 2 रेगुलेटरी एंजाइम। समझे? और जैसे आप जानते हैं कि फंक्शन एंजाइम की बात करें, E1, E2, E3, ऐसे एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। और रेगुलेशन तो वही बात है कि जैसे ये आपके सामने ये को एंजाइम है, को एंजाइम और NAD रेसे, है ना, तो ये रेगुलेशन है। तो 3 फंक्शन एंजाइम और 2 रेगुलेटरी एंजाइम, नियमनकारी एंजाइम, किसमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और बेटा आप जानते हो 5 इनको नियंत्रित करने के लिए 5 को फैक्टर 5 सहकारक, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आता है, या ये 5 सहकारक ही ये एंजाइम को निर्मित करते हैं, आप समझ रहे हैं? तो 5 को फैक्टर। अब 5 को फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका होता है TPP, थियामीन, इसका फुल फॉर्म कई बार आ गया बेटा, थियामीन पायरोफॉस्फेट। यस, तो एक तो आपका हो गया TPP, थियामीन हो गया, है ना, थियामीन पायरोफॉस्फेट हो गया। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि 5 को फैक्टर 5 सहकारक इसमें होते हैं, है ना, तो TPP हो गया, है ना, थियामीन पायरोफॉस्फेट हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, है ना, LPA, लिपोइक एसिड हो गया, LPA, है ना, जैसे कोएंजाइम A हो गया। यस, ये तो हो गए ना 3, TPP, थियामीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A, NAD+, मैग्नीशियम आयन। यस बेटा, तो 5 को फैक्टर होते हैं, 5 सहकारक आपके होते हैं, है ना, थियामीन है, लिपोइक एसिड है, और आप समझ सकते हैं कि कोएंजाइम है, NAD है, और मैग्नीशियम आयन। बात को समझे? तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपका एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये सबसे बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये अपन यहां कह देंगे कि सबसे बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये आप एंजाइम में पढ़ोगे, सबसे बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये। समझे? अब देखिएगा कि जो E1, E2, E3 हैं, यानी जो आपके मतलब फंक्शन एंजाइम है, वो इनके पार्ट है, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज TPP, है ना, डाईहाइड्रोक्सी लाइपोइल एसिथेज जो है उसका कोएंजाइम ए होगा, और डाईहाइड्रोक्सी लाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज जो NAD है ना, उसका होगा NAD। ऐसे तो खैर, तो आपको इतना याद रखना कि 3 फंक्शन एंजाइम, 2 रेगुलेटरी एंजाइम और 5 को फैक्टर, ये को फैक्टर याद रखना है आपको, तो TPP,
थियामिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम में NAD, मैग्नीशियम आयन। और आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये तो आए क्या कोएंजाइम में, है ना, सक्रियण के लिए, जिसमें आप जानते हैं कि सल्फर थायो ग्रुप होता है और NAD+, यस, और TPP, LPA, मैग्नीशियम आयन। बात हो गई। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, समझ रहे हो। तो ये कोफैक्टर, सारी बातें आपके सामने हो गई, क्लियर। अब मैं आगे क्या बात करता हूँ, आगे ये बात करता हूँ बेटा कि जो ये लिंक रिएक्शन है ना, आप समझ रहे हैं। तो इससे जो एसिटाइल कोएंजाइम वो तो आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लेकिन और बातें अपन यहाँ पर कर लें कि देखो ये जो लिंक रिएक्शन है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, क्रेब्स साइकिल। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करूंगा मैं एक एक पॉइंट की। यस बेटा, तो देखो कि ये जो लिंक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लियर। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करके, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन करके रेस्पिरेशन की जो इफिशियंसी, दक्षता है, उसको बढ़ा देता है। ये तो बात ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस बेटा। अच्छा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन के दौरान CO2 का प्रथम निष्कासन, यानी CO2 का प्रथम बार निष्कासन, यानी फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन, बार बार बोल रहा हूं मैं, कहां होता है, लिंक रिएक्शन में होता है ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो आप जानते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन का परिणाम है। बात को समझ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि सारी प्रोसेस हुई इसके। अच्छा, अब एक बात कह दूं कि भाई एक पायरुविक एसिड से एक लिंक रिएक्शन हुई, तो आप क्या कहेंगे कि ग्लूकोज के संदर्भ में, तो ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो ग्लूकोज के संदर्भ में बताओ लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगी, लिंक रिएक्शन 2 बार, 2 टर्न होंगे, 2 बार चलेगी, है ना। वो तो ग्लूकोज के संदर्भ में लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलेगी, क्रैब भी 2 बार चलेगा। एक पायरुविक एसिड से एक लिंक और एक क्रैब, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 लिंक और 2 क्रैब, समझे। तो ग्लूकोज के संदर्भ में लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगी। तो यहां मैंने कहा था ना 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो फिर यहाँ 2 कार्बन के भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 CO2, 2 NADH2। यस, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें लिंक रिएक्शन में कंजप्शन किसका हुआ, तो कंजप्शन यानी उपभोग, तो उपभोग हुआ किसका, पायरुविक एसिड का। एक लिंक रिएक्शन में तो एक पायरुविक एसिड का, और ग्लूकोज के संदर्भ में अपन देखें तो सॉरी 2 पायरुविक एसिड का, है ना बेटा, समझे, क्लियर। और आपके पास में रिजल्ट, आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया भाई, यस, तो रिजल्ट ये आया कि एक पायरुविक एसिड से तो एक एसिटाइल कोएंजाइम बना, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम, समझे। और ग्लूकोज के रेफरेंस में वही बात, तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे ग्लूकोज के रेफरेंस, तो आप जानते हैं कि 2 पायरुविक एसिड, तो आपके पास में क्या बन गया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, समझे, बोलो। और इस दौरान चलो CO2 तो रिलीज हो गई, लेकिन आपको पता है कि 2 NADH2, बात को समझे, अरे बोलो भी, समझ गए। तो देखिएगा कि मैं ओवरऑल इसका रिजल्ट, सीधा रिजल्ट ही लिख दूं, और वो भी किसके संदर्भ में, ग्लूकोज के संदर्भ में, लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगी, तो सीधा मैं इसका बेटा परिणाम ही लिख दूं आपके सामने। तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया, जब 2 बार चलेगी ग्लूकोज के रेफरेंस में, तो रिजल्ट परिणाम आया कि भाई 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के ये मॉलिक्यूल बन गए दोनों, समझे, वो तो आगे क्रैब में चले जाएंगे। और आपके पास में 2 NADH प्लस H+। अब जानते हो एक NADH प्लस H+ या NADH2 3 ATP के तुल्य ऊर्जा देगा, 3 ATP के तुल्य, कहाँ देगा, ETS में। तो खैर यहाँ लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट ATP तो नहीं बनती है, लेकिन फिर 2 NADH2 से
2 इंटू 3 यानी 6 एटीपी लिंक रिएक्शन की ग्लूकोज के संदर्भ में 6 एटीपी आपकी बनेगी कहाँ? ईटीएस में। कहाँ बनेगी बेटा? ईटीएस में। बात को समझे? तो ये आपकी संपन्न हो गई लिंक रिएक्शन। अब अपन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेटा मेटाबॉलिक सिंक है और वो रियली में एरोबिक रेस्पिरेशन है। और अपन बात करेंगे अब किसकी? क्रेब्स साइकिल की। तो देखिए आगे क्रेब्स साइकिल। हाँ तो आप देखिएगा बेटा क्रेब्स साइकिल मैंने लिखा है, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल और मेटाबॉलिक सिंक। तो फिर ये सारे शब्द मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। तो देखिए बेटा कि अगर अपन कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो जो कॉमन पाथ था तो ये आप समझ सकते हैं कि वायवीय श्वसन का तीसरा चरण है। वायवीय श्वसन अगर यूं कहें तो वायवीय श्वसन का तीसरा चरण है, बाय ग्लाइकोलाइसिस, लिंक एंड देन क्रेब्स साइकिल, तीसरा चरण है। और बेटा आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो साइट है, स्थल है, साइट स्थल, तो वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी वही माइटोकॉन्ड्रियल अधात्री जो मैट्रिक्स होती है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है। यस बेटा, तो स्थल है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, किसका? क्रेब्स साइकिल का, है ना बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्रेब्स साइकिल के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन है? हैंस क्रेब। तो हैंस क्रेब ने इसको खोजा था कबूतर की मांसपेशियों में। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि हैंस क्रेब ने खोजा था, तब इसका नाम क्या पड़ा? क्रेब्स साइकिल, खोजकर्ता के नाम पे। तो हैंस क्रेब। यस बेटा, पहली बात। बेटा यहाँ लाइन लिखूंगा कि केवल एक एंजाइम को छोड़कर क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम आप जानते बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो केवल एक एंजाइम को छोड़कर आप समझ सकते हैं बेटा कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यस, और ध्यान दीजिएगा कि वो जो एक एंजाइम है वो कौन है बताओ? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो इनर मेम्ब्रेन, या ऐसे कहें अपन कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली ना, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया तो जेल लाइक मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहाँ कई सारे जल घुलनशील 500 से ज़्यादा प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सारे एंजाइम, क्रेब्स साइकिल के भी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि एक एंजाइम को छोड़कर, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी जो केवल एक एंजाइम है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आप समझ सकते हैं कि पाया जाता है। और इनर मेम्ब्रेन में भी जैसे आप जानते हो कि 2 फ्लैप होते हैं लिपिड के, तो आप जानते हैं इनर फ्लैप की ओर, इनर फ्लैप, समझ रहे हो ना, इनर फ्लैप की ओर पाया जाता है। समझ गए? अब देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिखता हूं कि देखो बेटा कि जो क्रेब्स साइकिल है, तो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत कहां से होती है ना बेटा? क्रेब्स साइकिल की शुरुआत, पहले तो देखो कि क्रेब्स साइकिल को शुरू करने के लिए कौन आएगा? एसिटाइल कोएंजाइम है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के रेफरेंस में दिमाग बैठा लेना कि 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्योंकि 2 पायरुविक, एक पायरुविक से एक एसिटाइल कोएंजाइम, 2 पायरुविक से 2 एसिटाइल कोएंजाइम। आपके सामने था लिंक का परिणाम। अरे बोलो, अब आप ध्यान दें कि देखो क्रेब्स साइकिल की जो शुरुआत है, मैं आपको बता दूं बेटा वो कहां से हो रही है।
यस, यह क्रेब्स साइकिल का प्रारंभन। तो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो तुम जानते हो 2 कार्बन का यौगिक है। यस, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का OAA के संघनन, कंडेंसेशन, संघनन द्वारा होता है। अब दिमाग लगाओ बेटा कि जब क्रेब्स साइकिल की शुरुआत एसिटाइल कोएंजाइम में, जो 2 कार्बन है, के साथ OA 4 कार्बन का संघनन होगा, जुड़ेगा, तो आप जानते हो कि इसके साथ इसकी शुरुआत होगी, है ना बेटा। तो आप जानते हो जिसके फलस्वरूप 6 कार्बन युक्त यौगिक सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड बनता है। यस बेटा, और जो इस साइकिल का स्थायी उत्पाद है, इस साइकिल का स्थायी उत्पाद है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, स्थायी उत्पाद है। यस बेटा, अतः इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, है ना। तो आपके समझ में आ गए क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, वर्ड क्यों पड़ा, समझे। अब सुने कि भाई 6 कार्बनिक यौगिक बनेगा सिट्रिक एसिड, तो इस साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रथम स्थायी उत्पाद ये सिट्रिक एसिड है, तो इसे आपने क्या कह दिया, सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, सिट्रिक एसिड में आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी 3COOH उपस्थित होते हैं। यस बेटा, तो तब आपने इसको क्या कहा, यस बेटा, तब आपने इसको कहा TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अतः इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, समझ गए बेटा। इसको आप क्या कहते हो, TCA साइकिल भी कहते हो। किसको, क्रेब्स साइकिल को। यस बेटा, तो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल बता दिया ना मैंने आपको। अब आप ध्यान देना बेटा कि क्रेब्स साइकिल का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी लगातार आप समझ सकते हो कि क्रेब्स साइकिल का मुख्य उद्देश्य लगातार NADH2 व FADH2 का उत्पादन है। तो बेटा देखो, मैंने आपको शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया तब कहा था कि भाई क्या है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कि बिल्कुल सक्सेसफुली यानी लगातार स्टेप्स के द्वारा क्रियाधार से सारे हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का निष्कासन, तो NAD लेकर NADH2 बनेगा। तो क्रेब्स साइकिल का मुख्य उद्देश्य लगातार NADH व FADH का उत्पादन है, समझे। और आप जानते हैं कि NADH FADH बनेगा, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। यस, उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा कि भाई क्रेब्स साइकिल के दौरान पायरुविक एसिड का पूर्ण विघटन, है ना, ये अपन एसिड कोएंजाइम ले लें, लेकिन अपने लाइन बोल दी कि क्रेब्स साइकिल के दौरान, कि मैन एरोबिक साइकिल ये है ना, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बना था पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो बेटा दिमाग लगा दीजिएगा कि भाई लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बन गया था, तो 3 कार्बन से 2 कार्बन, तो एक CO2 रिलीज हो गया था एक लिंक में, है ना। अब यहां पर क्या होगा, अगर अपन एक क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा, और एक एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो उससे कितने CO2 का रिलीज हो जाएगा, 2 CO2 का। तो एक लिंक में CO2 और एक यहां पर, तो आपने कहा था ना एक पायरुविक एसिड 3 CO2, वहां पर आप जानते हैं कि लिविंग होंगे 3 CO2 निकलेंगे, निकल गए, फिर 2 बार चलेगा, तो ग्लूकोज के रेफरेंस से 2 बार लिंक और 2 बार क्रेब, तो 2 और 2 4 ही, तो 4 और 2 6, बात को समझे। तो आप जानते हैं कि 2 CO2 का रिलीज हो जाएगा यहाँ पे,
समझ रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वे से। बोलो बोलो। अब आप जानते हैं बेटा कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा, समझे क्या, कि इस क्रेब्स साइकिल के दौरान आप जानते हैं बेटा कि 4 जगह ऑक्सीडेशन होगा। एक क्रेब्स साइकिल में 4 मतलब 4 जगह, 4th ऑक्सीडेशन, 4 जगह ऑक्सीडेशन होगा। यस बेटा, तो आप दिमाग लगा दीजिएगा कि 4 जगह ऑक्सीडेशन होगा तो उसके फलस्वरूप 3 NADH2 और 1 FADH2 फॉर्म होगा, है ना, ये बनेगा 3 NADH2 और 1 FADH2। समझ गए? यस बेटा, ये बात आपके सामने हो गई। और फिर आप जानते हो कि जब ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 बार चलेगा तो इन सबको अपन डबल कर देंगे, इतना ही तो बात होगी ना। अच्छा, अपन अभी देखना पूरा साइकिल पढ़ेंगे तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ CO2 रिलीज हो रही है, बात को समझे। तो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें अपन क्लियर करेंगे। अच्छा देखो, क्रेब्स साइकिल मुख्यतः कैटाबोलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ मतलब विघटन ही हो रहा है ना। लेकिन आप जानते हो इसके जो मध्यवर्ती हैं वो कई रसायनों को के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ओवरऑल आप इसको क्या बोलते हो, एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्या बोलते हो, एम्फीबोलिक। तो आप क्या कहोगे कि क्रेब्स साइकिल मुख्यतः कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन इसके मध्यवर्ती यौगिक अन्य रसायनों के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, अतः एम्फीबोलिक प्रोसेस है, उभयधर्मी प्रोसेस है, एम्फीबोलिक है बेटा। अपन सिद्ध करेंगे आराम से भी, टेंशन मत लो, सारी बातें सिद्ध करेंगे अपन। यस बेटा, तो ये आपके सामने आए, समझे। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया मेटाबॉलिक सिंक। यार हर शब्द का मतलब निकालना है, दिमाग लगाना। आप एक कॉमन पाथवे पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट को लेकर, आप चाहे कोई भी शवसनी पदार्थ लो, लिपिड लेना चाहे प्रोटीन लेना, कुछ भी लेना, लेकिन क्रेब्स साइकिल जरूर आएगा, बात को समझे। क्योंकि हर चीज में एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम से क्या स्टार्ट होगा, क्रेब्स साइकिल। तो ये मेटाबॉलिक सिंक है, यानी अगर ये एक 100% एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि किसी भी प्रकार का शवसनी पदार्थ क्यों ना हो और स्टेप चाहे हो या नहीं हो, लेकिन अगर वायवीय शवसन है तो क्रेब्स साइकिल अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, चाहे वो फैट यूज करो चाहे प्रोटीन यूज करो। और अभी आगे देखना मैं आपको उनका फैट का पाचन करके उसके क्या क्या पथ होते हैं और प्रोटीन का क्या क्या पथ होते हैं वो भी समझा दूंगा। और फिर कौन कहाँ एंट्री कर सकता है, तो ये मेटाबॉलिक सिंक यानी उपापचय पथ, ये अनिवार्य रूप से ये आपका क्रेब साइकिल। तो बेटा ये मेटाबॉलिक सिंक है, तो ये मैं आपके सामने आगे क्लियर करूंगा, बात को समझ रहे हैं। यस, पूरी चीज़ें क्लियर करूंगा बेटा मैं आपको, लिपिड से कितना एटीपी बनता है, फैटी एसिड से, वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अपन एक कॉमन पाथ पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। यस बेटा, तो ये आपकी होगी कि भी एम्फीबोलिक, और ये भी सिद्ध करूंगा मैं कि ये एम्फीबोलिक प्रोसेस कैसे है, बात को समझ रहे हैं। यस, अब मेरी बात सुनो बेटा, और मैंने कहा ना 4 पदों के दौरान ऑक्सीडेशन होता है, 4 पदों पर ऑक्सीडेशन होता है, और 4 पदों पर ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं क्रियाधार से, तो फिर वहां NAD या FAD ग्रहण करते हैं तो 3 NADH2 और 1 FADH2 बनेगा, है ना। और इस क्रेब्स साइकिल में एक जगह डायरेक्ट ATP SLP बनेगी, वो मैं पूरा सिद्ध करूंगा आपको डायग्राम के थ्रू। तो ये आप जानते हैं कि इसकी पूरी थ्योरी हो गई। अब आप इसका साइकिल देखिएगा, तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा इसका साइकिल। हाँ, तो देखिएगा बेटा कि क्रेब्स साइकिल का जो प्रारूप आपके सामने आरेख है उसको अपन शो कर रहे हैं। यस बेटा, तो बहुत तरीके से आप देखिएगा कि देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, तो एक बार क्रेब्स चक्कर चलेगा इससे। यस, और अगर अपन ग्लूकोज के रेफरेंस में बात करेंगे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार चलेगा ग्लूकोज के रेफरेंस में। और अगर मान लो वसाओं के बीटा ऑक्सीडेशन से कई एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं तो उतनी बार चलेगा, बात को समझे। अपन एक की कैलकुलेशन निकाल लेंगे, क्योंकि पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में एक लिंक में एक एसिटाइल कोएंजाइम बना, ग्लूकोज के रेफरेंस में लिंक 2 बार चली, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन गई। अब देखिए बेटा इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, सर्वप्रथम 4 कार्बन के OAA
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से संघनन करता है ना बेटा, कंडेंसेशन होता है, इन दोनों का संयोग होता है, तो 2 कार्बन और 4 कार्बन। और एंजाइम आपका होता है साइट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? साइट्रेट सिंथेटेज। और यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, संघनन होता है, और आप जानते हो कि को एंजाइम ए रिलीज हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और को एंजाइम ए रिलीज होते हैं, और ये साइट्रेट सिंथेटेज, और ये एंजाइम इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्रेब्स साइकिल का। तो तुम जानते हो, देखो पहला स्थायी उत्पाद क्या बन गया? सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड, प्रथम स्थायी उत्पाद, तो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया ना, बोलो बेटा यस। तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बेटा कि एसिटाइल कोएंजाइम का OA के साथ संघनन, कंडेंसेशन, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और कोएंजाइम रिलीज होता है, तो पहला स्थिर उत्पाद आपके सामने क्या बन गया? सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का, तो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो ये TCA साइकिल हो गया। यस बेटा। अब देखिए आगे कर्मिक रिएक्शन, वैसे आपको एनसेट में नहीं दे रखे, लेकिन ओवरऑल मैंने पूरा आपको बताया है कि अब आगे देखिए कि सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होगा सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर, एकोनिटेज 6 कार्बन का। फिर आप जानते हो फिर एकोनिटेज 2 बार, फिर आपका आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अभी तक 6 कार्बन है। अब दिमाग लगाओ, इस क्रेब्स साइकिल का उद्देश्य क्या है? इसका पूर्ण ऑक्सीजन 2 कार्बन का, इसका मतलब लगातार स्टेप में जितने भी हाइड्रोजन को रिमूव कर ले और उन क्रियाधार का ऑक्सीडेशन करके NADH FADH बना ले, और जो 2 कार्बन है तो एक क्रेब में 2 CO2 निकाल दे, तो 2 बार क्रेब चलेगा तो कितने? 4, और 2 लिंक से 2 CO2 निकल चुके, तो 6। यस। अब दिमाग लगाएं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपका 6 कार्बन, अब दिमाग लगाएं कि ये आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रेब साइकिल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन, कौन सा बेटा? फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ये आपका हो रहा है क्रेब साइकिल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन। वैसे आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एक जगह और रिएक्शन फिर 2 बार चले, लिंक में वगैरह भी यहाँ पर है ना, लेकिन क्रेब साइकिल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन, तो NAD से NADH+H+, यानी अपन इसको कह सकते हैं NADH2, समझे। और ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, तो 6 कार्बन का 6 कार्बन ही है, क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हुए और ये NAD ने एक्सेप्ट किया और NADH2 बन गया, तो आपका उत्पाद ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल में और बहुत सारी जगह ये स्टेप गायब कर रखा होता है ना, और NCERT में कुछ ऐसे लगातार बता रखा है, तो फिर मैं जो कहूँ उन पर ध्यान रखना है ना। आप ध्यान दें बेटा कि ये आपका ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड हो गया 6 कार्बन का। अब आपका आएगा डीकार्बोक्सिलेज, तो डीकार्बोक्सिलेज अब 6 कार्बन है, तो देखो फर्स्ट CO2 रिलीज हो गया, तो क्रेब साइकिल का तो फर्स्ट CO2 रिलीज हुआ, बात को समझे। और यानी वैसे ओवरऑल लिंक को मिलाएं तो सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, लिंक के समय तो ये सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन क्रेब साइकिल का कौन सा हुआ बेटा? फर्स्ट, और ओवरऑल सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 रिलीज हो गया, और CO2 रिलीज हो गया तो 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का बन गया, तो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब यहां पर जो ये स्टेप होगा, इस स्टेप में आपका क्या होगा? वही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बेटा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर अपन NCERT में देखेंगे तो 2 जगह आपको NAD के साथ CO2 दिखते हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने एक स्टेप गायब कर दी। यहां देखिएगा कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आप याद रखना कभी भी क्वेश्चन आ जाए, नीट में सब में आ चुका है, पूरे क्रेब साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक ही जगह होता है, चाहे मॉड्यूल में भी गलती करे, लेकिन परफेक्ट साइकिल बना रहा हूं मैं आपके सामने कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक ही टाइम पे होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक यानी इस क्रियाधार का तो ऑक्सीडेशन, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो NAD एक्सेप्ट करेगा NADH2, यस, और CO2 भी रिलीज होगी, है ना, CO2 की विमुक्ति, तभी तो होता है ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और आप जानते हैं यही तो कोएंजाइम ऐड हुआ, कोएंजाइम ऐड हुआ तो जो 5 को फैक्टर बताए थे मैंने लिंक रिएक्शन वाले, 5 को फैक्टर लिंक रिएक्शन वाले कौन कौन से? थियामिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD+, है ना, मैग्नीशियम आयन, यस बेटा। और ये सारे आप जानते हैं TPP, LPA, कोएंजाइम ए, NAD, है ना। और ये जो आप जानते हो कि मैग्नीशियम आयन
जो 5 को फैक्टर बेटा मैंने आपको बताए थे, यस बेटा, तो वो सारे के सारे 5 को फैक्टर, यस, और आप समझ सकते हैं ये यहां पर यूज होंगे। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 भी रिलीज हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। अब क्रैब का सेकंड ऑक्सीडेशन हो गया और ये आपका सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन हो गया किसका, क्रैब का। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एक लिंक का और ये सेकंड और ये थर्ड, तो 3 CO2 रिलीज करने थे और जब लिंक और क्रैब 2 बार चलेंगे तो 6 CO2 निकाल देंगे। दिमाग लगाओ, यस, तो आप दिमाग लगाएं बेटा, 5 कार्बन से कितने कार्बन हो गया, 4 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यस। अब ध्यान दीजिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में थायोकाइनेज एंजाइम होता है और थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वही बात वापस कोएंजाइम निकल जाएगा, कोएंजाइम निकल जाएगा, यस। तो आप जानते हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, उस दौरान थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी संश्लेषण होगा और ये क्रैब साइकिल का एक साइकिल में एक एटीपी, तो एडीपी से एटीपी प्लांट में तो, और एनिमल में जीडीपी से जीटीपी बनता है। तो ये डायरेक्ट एटीपी बनता है, इसको आप क्या कहोगे, एसएलपी। तुम जानते हो ना, बिना ईटीएस के अगर क्रियाधारी अपना फास्फेट एडीपी को दे दे तो उसको आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आधारी पदार्थ फॉस्फोराइलीकरण, जो आप जानते हो या तो ग्लाइकोलाइसिस में होता 2 जगह पे, तो 2 × 2 यानी 4 एसएलपी, और यहाँ एक साइकिल में 1 एसएलपी, तो ग्लूकोज के बारे में 2 बार चलेगा तो 2 एसएलपी, यस। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, एनिमल में जो जीडीपी जीटीपी में बदल गया, कपलिंग रिएक्शन होगी बेटा आगे। जैसे ही कपलिंग रिएक्शन होगी तो दिमाग लगाना, देखो ये जीटीपी तो किस में चेंज हो जाएगा, जीडीपी में, है ना, और ये जीटीपी जब जीडीपी में चेंज होगा तो एडीपी किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी में। इसको आप कहते हो कपलिंग रिएक्शन, समझे। तो ये आपकी कपलिंग रिएक्शन होगी और ये आपका हो जाएगा। लेकिन पहले क्या बनता है, जीटीपी बनता है एनिमल में, और प्लांट में डायरेक्ट क्या आता है, एटीपी, सही। अब आपका हो गया सक्सिनिक एसिड। अब देखिए, एकमात्र एंजाइम जो आप जानते हो सक्सिन डिहाइड्रोजिनेज, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है, सक्सिनिक एसिड को किस में मिलेगा, फ्यूमेरिक एसिड में, और इस दौरान एफएडी। अब देखो बेटा, यहाँ क्रियाधार, जैसे यहाँ इस क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एनएडी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ इस क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एनएडी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ इस क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एफएडी एक्सेप्ट कर रहा है, तो एफएडीएस2, यस। अब अगर अपन क्रैब के ऑक्सीडेशन गिने तो 1 ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडेशन और 3 ऑक्सीडेशन, थर्ड, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि एफएडीएस2 बन गया, सक्सिन डिहाइड्रोजिनेज, तो फ्यूमेरिक एसिड, फिर फ्यूमेरेज उसको मैलिक एसिड में बदल देगा, और फिर आप जानते हो मैलिक एसिड से मैले डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वही डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो 4 जगह डिहाइड्रोजिनेशन, यानी एनएडी से एनएडीएस2, तो ये 4th ऑक्सीडेशन। कितने ऑक्सीडेशन हुए बेटा एक क्रैब के अंदर, 4। बात को समझे, 3 NADH2, 1 FADH2। एक क्रैब में कितनी जगह डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2, क्योंकि आपको 2 CO2 मुक्त करनी थी, इस एसिटाइल कोएंजाइम को काम में लेना था। बात को समझे, बोलो, है ना। और लिंक को मिलाएं तो 3, जब 2 बार चलेंगे तो 6, यस। तो ये आपका वापस बन गया OAA। ऐसे OA वापस बनता जाता है। अब नया एसिटाइल कोएंजाइम आता जाए, जैसे ग्लूकोज के रेफरेंस फिर एसिटाइल कोएंजाइम आ गया, तो दोबारा OA को लेने की जरूरत नहीं है। यानी चाहे 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 2 बार चले क्रैब, चाहे फैटी एसिड में 10 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 10 बार चले क्रैब, चाहे 100 बार क्रैब चले, 100 एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन OA की कितनी आवश्यकता है, 1, क्योंकि एक OA और एसिटाइल कोएंजाइम का संघनन होता है तो सिट्रिक एसिड, जब ये साइकिल घूम के आता है तो OA पुनर्निर्माण होता रहता है, एसिटाइल कोएंजाइम आता जाएगा, सिट्रिक एसिड चलता जाएगा, जितनी कोशिका को आवश्यकता है, जितनी नीड है, ये चलता जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता जाएगा, NADH2 FADH2 बनते जाएंगे, और फिर वो आगे जाकर आप जानते हैं कि ETS में आपका प्रोसेस होगा। तो बेटा ये क्या हो गया बताओ, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, बोलो, इसको आप कहते हैं क्रैब साइकिल, जिसके एक एक बात, एक एक एंजाइम मैंने आपको बता दिया है। आराम से सुनो। सबसे पहले प्रारंभन कैसे होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में OA का संघनन होगा, H2 ऐड होगा, कोएंजाइम निकलेगा, फर्तम संघनन के द्वारा फर्तम स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनेगा। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये नियंत्रण करता है। पहला 6 कार्बन उत्पाद बन गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल बोल दिया। 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो आप समझ सकते हो कि इसको उस वे में आपने बोल दिया TCA साइकिल।
एकोनिटेज से सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक, ऑक्जेलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक, फिर हो गए ओए हैं। ऐसे ही छोटी मोटी ट्रिक बनाएं। वैसे आपको ट्रिक कभी याद नहीं करनी है, दिमाग लगाकर पूरी बातें रिएक्शन याद करनी है। एंजाइम देखने, वैसे रिएक्शन ही ओवरऑल इसका कैलकुलेशन आता है, कभी एंजाइम और रिएक्शन का भी कभी नहीं आता है क्वेश्चन। लेकिन मैं कहूँ देखो क्रिकेट, क्रिकेट, कंट्रोल, इंडिया, ओके, 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 सचिन, सौरव, फोकट्या, मोंगिया, फिर हो गए ओए, फिर हो गए ओए। बोलो बेटा यस और नो। खैर ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया क्रेब्स साइकिल। क्या हो गया? और बेटा आपको एक पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण करना था। एक लिंक में एक पायरुविक को आपने एसिटाइल कोएंजाइम बदला, फिर वही एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ क्रैब में पूरा ऑक्सीडाइज हो गया। सही, ग्लूकोज के रेफरेंस दोबारा लिंक हुई, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम बना, फिर क्रैब चल गया। तो लिंक भी 2 बार चली, क्रैब भी 2 बार चला। जो बना उसको एक एक बार ये कर लो कि एक लिंक में क्या बना, ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 बार से 2 बार क्या बना। एक क्रैब में क्या बना, ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 बार चला तो 2 बार क्या बना। तो बोलो क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। यस बेटा। अब मैं कुछ बातें इसके रिलेटेड और बता देता हूं, इसका परिणाम बता देता हूं आपको, समझे। और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। और ध्यान सुनना, पूरे क्रैब में एक ही जगह ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जहां क्रियाधार का ऑक्सीडेशन भी हो, यानी वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो और CO2 भी रिलीज हो, विमुक्त हो, उसी को आप बोलते हो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, कोएंजाइम ऐड होना चाहिए, तो कोएंजाइम ऐड ही एक ही जगह हो रहा है। वो तो क्या है कि एनसीईआरटी में उसमें कैसे लग रहा है कि बीच में स्टेप गायब कर रखी है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत आना। क्वेश्चन भी आ जाए तो गारंटीड है आंसर यही आएगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं आपको। यस बेटा, चाहे आप गूगल पे किसी भी देखें। यस। तो अब देखिएगा इससे रिलेटेड अपन और बातें करते हैं, और कैसे ये मेटाबॉलिक सिंक है, कैसे ये एम्फीबोलिक है, इसको अपन सिद्ध करते हैं। सही, तो देखिएगा बेटा आगे। हाँ तो बेटा आप देखिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ कि भाई क्रैब साइकिल के प्रत्येक चक्र में क्या क्या हुआ। तो क्रैब साइकिल के प्रत्येक चक्र में, समझे, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम से 1 बार और ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 एसिटाइल कोएंजाइम से 2 बार। लेकिन क्रैब साइकिल में प्रत्येक चक्र का अपन निकालेंगे पहले, एक साइकिल का। यस बेटा। तो देखो क्रैब चक्र के प्रत्येक चक्र में 2 CO2 की विमुक्ति हुई कि नहीं हुई, 2 जगह डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, एक जगह तो डिकार्बोक्सिलेशन, एक जगह ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम बना था। बात को समझ रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम बना था तो आपने क्या कहा, 2 CO2 की विमुक्ति। अच्छा, कुल कितने ऑक्सीडेशन हुए, कुल 4 ऑक्सीडेशन, 4 जगह आपका ऑक्सीकरण हुआ। बोलो। और इसके दौरान क्या हुआ, जब ऑक्सीडेशन हुए तो जो क्रैब चक्र के यौगिक हैं, यानी जो क्रियाधार हैं, तो क्रैब साइकिल के क्रियाधार का ऑक्सीकरण, यानी क्रियाधार का ऑक्सीडेशन, यानी वहां से हाइड्रोजन रिमूवल हुए, हाइड्रोजन विमुक्त हुए, रिमूवल, विमुक्ति। यस, क्रियाधार से। और तुम्हें जानते हो उनको ग्रहण किसने किया, जो आपके यूनिवर्सल कैटाबोलिक एस्ट्रोसेप्टर है, यानी क्रियाधार का तो ऑक्सीकरण हुआ, और आप समझ सकते हो कि NAD प्लस व FAD का क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को ग्रहण किया। ऐसा ही हुआ बेटा, बोलो बोलो, है ना। तो फलस्वरूप आप जानते हैं क्या बना आपके पास में, है ना, 3NAD प्लस से आपके पास क्या बन गया, 3NADH प्लस H प्लस, यानी 3NADH2 बन गया ना। और एक जगह आप जानते हो कि एक FAD, है ना, तो आप जानते हैं कि एक
FADH प्लस H प्लस यानी FADH2 बन गया। अच्छा, ये जो NADH2 FADH2 बन गए, ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर आप जानते हो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ इनका उपयोग किस में होगा? ETS में ATP संश्लेषण में उपयोग, ATP संश्लेषण में उपयोग, समझे? अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भी ETS के थ्रू एक NADH प्लस H प्लस कितने आप जानते हैं कि ATP के तुल्य एनर्जी 3 ATP ETS में, और एक FADH प्लस H प्लस वहाँ सिद्ध कर देंगे भाई। क्यों? तो आप जानते हैं कि 2 ATP, कितना ATP? 2 ATP। बोलो बोलो। अच्छा, अब आप जानते हो कि आप निकालोगे क्रैब साइकिल में ATP तुल्यांक, क्रैब साइकिल में ATP तुल्यांक, कितने ATP तुल्यांक आए? तो दिमाग लगाना, कितने NADH2 बने? 3। तो आप जानते हैं कि 3 NADH प्लस H प्लस, यस, यानी आप जानते हैं 3 NADH2। तो 3 NADH2 1 का 3, तो 3 कितने ATP हो गए? 9। कितने आ गए? 9। एक FADH2, तो FADH प्लस H प्लस, तो एक FADH2, वही बात हो गई। तो बराबर 1 × 2, तो कितने ATP? 2 ATP, सही। और एक साइकिल में एक डायरेक्ट भी तो बनना ना आपका। अरे बोलो भाई, ये तो आप जानते हैं कि ETS के थ्रू मिलेंगे। किसके थ्रू मिलेंगे? ETS, यानी ये एक क्रैब के 11 तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, समझे? और आप जानते हैं कि एक GTP आप जानते हैं एनिमल में, यस, या वही एक ATP, वो तो एक ही बात है। एक SLP आपकी हो गई थी, तो एक ATP या एक GTP, यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 × 1 मतलब कितना? 1 SLP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो एक क्रैब साइकिल में एक डायरेक्ट, तो 9 और 2 11, तो टोटल ATP कितनी होगी? एक क्रैब साइकिल में टोटल ATP 12। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि एक क्रैब साइकिल में, एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रैब साइकिल में कितने ATP के तुल्य एनर्जी? तो 12। अच्छा, ऐसा पूछ लिया जाए कि एक क्रैब साइकिल में ETS के थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू कितना? 9 और 2 11, यानी NADH FADH के थ्रू, और एक डायरेक्ट कितना? एक में 1, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना 12 बेटा। अच्छा, आराम से आ जाए, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि बताओ ग्लूकोज के संदर्भ में कितनी बार चलेगा? तो ग्लूकोज के संदर्भ में क्रैब साइकिल 2 बार चलेगा, 2 टाइम्स, 2 बार चलेगा, 2 टर्न लेगा, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे 2 लिंक रिएक्शन से, तो 2 बार चलेगा। तो कितना ATP बनेगा? 24। वैसे पूछ लिया जाए तो 3 और 3 6 NADH2, तो 6 × 18, 2 FADH2, तो 2 दूनी 4, 18 और 4 22, तो 22 ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से आएंगे 22। और एक साइकिल में एक डायरेक्ट, तो 2 साइकिल में 2 डायरेक्ट, तो 22 और 2 24, तो एक टर्न में 12, तो इन सबको डबल कर दो, तो 2 टर्न में कितने आ जाएंगे? 24, है ना, क्योंकि 6 NADH2 हो जाएंगे, तो 6 3 18, 2 FADH2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये 22 तो ETS के थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू, और 2 ATP या जो GTP है तो प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए? 24। बोलो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यही कैलकुलेशन है, दिमाग लगाओ बेटा। अब आ जाओ, अगर वायवीय शोषण हो तो ग्लाइकोलाइसिस में शुरू में 2 खर्च, तो 2 NADH2 6 और 4 डायरेक्ट 10 थे, तो 2 खर्च तो 8 है, और लिंक में 6, 2 NADH2 से 2 बार लिंक चलेगी ना, 6 8 और 6 14, 14 और 24 38। लेकिन वो तो कभी 36 देते हैं ना, वो शटल सिस्टम पे, कि वो कोशिका द्रव्य से जो ग्लाइकोलाइसिस NADH है वो किस रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में आया है, तो उस दौरान अगर वो NADH से FADH बदल गया तब तो 2 ATP 2 से 2 3 और 3 6 से 2 और 2 4 हो जाएंगे ना, तो 2 कम हो जाएगी, और वो NADH का NADH रूप में आ गया, तब आप जानते हैं कि 6 की 6 तो 38 ही होगी। अच्छा,
पूरे ओवरऑल वायवीय श्वसन में अगर ग्लूकोज का रेफरेंस लें तो दिमाग लगाओ कितने NADH2 बन गए, 2 NADH2 बने ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NADH2 बने लिंक में, एक लिंक में एक, तो 2 लिंक में 2 और 6 ये, तो 10 तो NADH2 बन गए, तो 10 तिया 3 तो कितने 30, 2 FADH2 तो 2 दूनी 2 4 34। और यार आप जानते हैं कि 4 SLP तो ग्लाइकोलाइसिस में और 2 बार में क्रैब में 2 SLP, तो टोटल कितनी 6 SLP हुई थी, तो 34 सर 6 40, लेकिन शुरू में 2 खर्च भी तो हुए थे ना, 40 - 2 38। कैसे भी आ जाओ यार कैलकुलेशन में आप, वो मैं आगे और भी बताऊंगा, समझे नहीं समझे। तो ये आपके क्रैब्स साइकिल के प्रत्येक चक्कर से आराम से मैंने आपको A to Z कैलकुलेशन निकाल दी है, बात को समझ रहे ना। और बेटा आराम से आप ध्यान रखो क्या क्या मतलब स्टेप वाइज क्या क्या खर्च हो रहा है, फिर आगे क्या क्या प्रोसेस में जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, बस इतना सा ध्यान है। और ऑक्सीडेशन का तो 100% ध्यान रखना जहाँ हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, और एक डिकार्बोक्सिलेशन का ध्यान रखो, बस समझे नहीं समझे। और एक क्रैब के अंदर आप जानते हैं कि 2 CO2 विमुक्त होती है, ग्लूकोज के रेफरेंस में दें तो 4 और 2 आपकी लिंक में होगी तो 6 CO2 होगी ना। अरे बोलो आराम से। तो ये बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट हुई, क्लियर है। अब सुनो, जैसे अपन ने कहा था कि क्रैब साइकिल की एम्फीबोलिक नेचर होती है, उभयधर्मी, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, और जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो 100% वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। यस, तो देखिए अपन कैसे ये मेटाबॉलिक सिंक है और उसकी एम्फीबोलिक नेचर कैसे होती है, तो वो सिद्ध करेंगे। अब देखो आराम से सिद्ध करते हैं। एम्फीबोलिक नेचर उभयधर्मी प्रकृति, भाई मुख्यतः अपने बताया था कैटाबोलिक, क्योंकि जो क्रियाधार होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता जाता है, लेकिन वो जो कई मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, फिर वो कई रसायनों के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, तो फिर एनाबोलिक भी। तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि क्रैब साइकिल जो है ना, क्रैब साइकिल वो कैटाबोलिक तथा एनाबोलिक घटनाओं का जंक्शन है ये। जैसे एक जंक्शन होते हैं ना जहाँ हर तरह की रेलगाड़ी आती भी है, जाती भी है, रुकती भी है, सारी बातें हैं, तो ये कैटाबोलिक मेनली और एनाबोलिक घटनाओं का जंक्शन है। इसके मध्यवर्तियों से कई महत्वपूर्ण रसायनों का संश्लेषण होता है, इसलिए आप जानते हो एम्फीबोलिक नेचर है। यस, अच्छा ये मेटाबॉलिक सिंक भी है। तो मैंने क्या कहा था, श्वसनिक क्रियाधार अपन यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट से पढ़ रहे हैं, चाहे फैट लें चाहे प्रोटीन लें, कुछ भी लें, क्रैब साइकिल होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो कोई भी श्वसनिक क्रियाधार हो ये होगा, अनिवार्य है, इसलिए आप मेटाबॉलिक सिंक भी कहते हो इसको। क्या कहते हो? मेटाबॉलिक सिंक, है ना बेटा। अभी और सिद्ध कर दूंगा मैं। अच्छा, इनसे घबराना मत कि जैसे मैंने 3 इसे एंटर कर दिया। मैंने ये कहा कि कोई भी क्रियाधार, चाहे कार्बोहाइड्रेट कोई भी श्वसनिक आधारित पदार्थ, रेस्पिरेशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, क्रैब साइकिल जो अपना चलता है ना, वो तो एक एसिडिल कोएंजाइम से एक चलेगा यार। जैसे ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 बार चलेगा, हो सकता है किसी फैटी एसिड के रेफरेंस में 10 बार चले, बात को समझे। किसी अमीनो एसिड के संदर्भ में 3 बार चले, 5 बार चले, वो तो कैलकुलेशन आ गई ना। एक क्रैब की 12 ATP, एक क्रैब की कितनी 12, और एक तो डायरेक्ट और 11 ETS के थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। और पूरे श्वसन में अगर कार्बोहाइड्रेट को लेते हो तो 34 ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ETS में बनेगी, 4 और 2 6 डायरेक्ट बनेगी, जिनमें 2 तो शुरू में खर्च हो जाएगी। अरे बोलो यस। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो अपन बात में कोई भी श्वसनीय क्रियाधार लेपन जो क्रैब साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल चलता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ OAA, तो OA तो यहाँ से जैसे आ गया एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना, ये तो यहाँ बन गया 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से फिर आप जानते हो कि मतलब सिस एक्वानिटिक आइसोसिट्रिक, है ना, ऑक्जेलोसक्सिनिक, ऐसे बनते बनते एल्पा कीटो ग्लूटेरिक बना ना। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक है, फ्यूमेरिक और मैलिक, वापस क्या हो जाएगा OA। तो जो ये मध्यवर्ती हैं, दिमाग लगाना, जैसे इस एसिटाइल कोएंजाइम से कई पदार्थों का संश्लेषण होता है। जैसे इस एसिटाइल कोएंजाइम से टर्पिन्स वहां बात करेंगे जब अपन वर्णक पढ़ेंगे। जिब्रेलिन, वर्दी में अपन हार्मोन पढ़ेंगे, जिब्रेलिन, फ्लेवोनॉइड्स, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम से वापस क्या बन सकता है, फैटी एसिड। तो कभी कभी स्तर ज्यादा हो जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या बना लेता है, फैटी एसिड बना लेता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से आगे, है ना। तो ये बहुत नियंत्रण है। तो फैटी एसिड, क्यूटीन,
तो ये जो टर्पीन है, जिब्रेलिन है, फ्लेवोनोइड है, फैटी एसिड है, क्यूटीन है, इनके संश्लेषण में कौन मदद करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यस, ऐसे ही फिर आपके सामने बना एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो जो एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो अमीनो एसिड में बता दिया, N2 पापचे में आपको मैंने नहीं बताया क्या, कि जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो मैंने कहा था कि TCA साइकिल से आया था ना, वहां पर N2 मेटाबॉलिज्म में TCA से डायरेक्ट कनेक्ट किया था अमोनियम आयन से, तो आप जानते हैं नहीं बनाता क्या ग्लूटामिक एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड, और फिर ग्लूटामिक ही सब कुछ बनाने के लिए तैयार था। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से एमिनो एसिड, बोलो बेटा। ऐसे ही अपन वहां पढ़ेंगे कि जो सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनल कोएंजाइम इस TCA साइकिल में, तो सक्सिनल कोएंजाइम से क्लोरोफिल, और अपन प्रकाश संश्लेषण में आपको पढ़ाएंगे क्लोरोफिल ए का संश्लेषण, क्लोरोफिल ए का संश्लेषण। तो वो सक्सिनल कोएंजाइम से देखना कैसे होगा, साइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम है, इनके संश्लेषण में मदद करता है सक्सिनल कोएंजाइम। तो यही तो बात कही कि इसके मध्यवर्तियों से कई महत्वपूर्ण रसायनों का संश्लेषण होता है। तो ये आपका हो गया क्या, एम्फीबोलिक। क्या हो गया बेटा, एम्फीबोलिक। बोलो बोलो। तो बहुत कुछ यहाँ आपके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है, और आप जानते बेटा NCERT से आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अब अपन आगे ETS पढ़ेंगे। यस, और उसके दौरान जो NADH FADH इतनी देर बने हैं उसे ATP संश्लेषण कैसे होता है, तो वो अपन ETS पढ़ेंगे, ETS पढ़ेंगे। और फिर आप जानते हो कि एनारोबिक जो पाथवे था फर्मेंटेशन, यस, RQ पढ़ने बाद अपन जो भी फर्मेंटेशन ये पढ़ेंगे, RQ पढ़ेंगे, श्वसन गुणांक रही, समझे नहीं समझे। तो अब मेरी बात सुनना यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा था नहीं मेटाबॉलिक सिंक है कि कोई भी श्वसनी क्रियाधार हो, कोई भी श्वसनी आधारित पदार्थ हो, आप समझ सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल होगा। यहाँ कुछ बातें समझाता हूं। जैसे आपने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया तो क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले ग्लूकोज, क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बनाया, पायरुविक एसिड बनाया था, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो आपने यहाँ ग्लाइकोलाइसिस ऐसा ही किया था। फिर पायरुविक एसिड से आपने क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये क्या बताया आपने, लिंक रिएक्शन। फिर आगे आपने कंप्लीटली CO2 और H2O, तो यहाँ आपने क्या बताया, क्रैब, बोलो। या यहाँ अपन बात रही कि जैसे ये कंप्लीटली CO2 H2O में ऑक्सीडाइज हो गए, तो यहाँ आपने क्या बता दिया बेटा, क्रैब, क्रैब साइकिल। अरे बोलो, आ गए ना सोचना कार्बोहाइड्रेट वाली। और ये तो मैंने शुरू में आपको लिखवा भी दिया था, सुनो आराम से। मान लो तुम फैट या लिपिड श्वसनी क्रियाधार के रूप में लेते हो, फैट या लिपिड, समझना आराम से। तो बेटा देखो, आप अगर फैट और लिपिड श्वसनी क्रियाधार के रूप में अगर आप लेते हैं तो भाई कैसे, सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फैट लिपिड का पाचन होगा, तो एक एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा होता है, लाइपेज। पाचन होगा तो यहाँ 2 चीज बन सकती है, ग्लिसरॉल भी बन सकता है, ग्लिसरॉल, और बन सकते हैं फैटी एसिड, वसी अम्ल। ये तो आप जूलॉजी में पाचन में पढ़ते हो ना कि वसा का लाइपेज से, है ना, तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। बोलो बेटा, मैं समझा रहा हूं आपको दिमाग में लगाने के लिए। अब सुनो, देखो कि यहाँ अगर ग्लिसरॉल बनेगा तो ग्लिसरॉल से तो क्या बन जाएगा, PGL। अब जितने PGL बनेंगे उतनी टाइम रिएक्शन, ग्लूकोज से 2 बने थे तो 2 बार चल गया था ना आगे का सारा प्रक्रम। यहाँ PGL बन गया, तो PGL का फिर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इस पथ में जा सकता है। तो आप जानते हैं कि पायरुविक एसिड है, और पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन हुई तो एसिटाइल कोएंजाइम। अब वो तो जितने PGL उतनी पायरुविक एसिड, और फिर आप जानते हैं कि उतनी लिंक से आपका क्या बन गया, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम। और लिंक के बाद में आपका क्या चलेगा, यहाँ पर जितने एसिटाइल कोएंजाइम हैं तो क्रैब साइकिल,
और क्रेब्स साइकिल द्वारा आपका क्या बन जाएगा, CO2 और H2। तो ये पाथ हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो फैटी एसिड बन गए तो फैटी एसिड का डायरेक्ट क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। मैं ATP कैलकुलेशन भी बता दूंगा। वसाओं का बीटा ऑक्सीडेशन, वसाओं का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बीटा ऑक्सीडेशन, तो वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन डायरेक्ट आपका क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम है ना बेटा। तो वसाओं का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। और मैं समझा दूं कि वसीय अम्ल में जितने कार्बन हैं, मान लो एक वसीय अम्ल है जिसके अंदर 8 कार्बन है या 16 कार्बन है, सॉरी एक वसीय अम्ल है जैसे मान लो उसमें 16 कार्बन है पाल्मिटिक में, है ना, आप पढ़ लेना चाहिए बायोमोलिक्यूल में, या स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन है। तो जितने कार्बन के आधे फैटी एसिड बनते हैं, सॉरी आधे आपके फैटी एसिड बनते हैं, सॉरी फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से आधे आपके एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। मान लो वसीय अम्ल में 18 कार्बन है तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएंगे, तो 9 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। मैं ATP कैलकुलेशन भी बताऊंगा आगे जाकर, बात को समझे। अब एसिटाइल कोएंजाइम बन गया तो सीधा क्या चल गया, क्रेब। तो देखो कोई सा भी पता है, कोई सा भी पता है, आप समझ रहे हैं कि क्रेब तो होगा ही होगा, क्रेब तो होगा ही होगा, और क्रेब चलेगा तब उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। अब दिमाग लगाओ यार, यहाँ ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे भाई, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो जितने फैटी एसिड में कार्बन है, कार्बन मान लो n संख्या है तो n/2, ये मैं समझाऊंगा आगे, कार्बन की संख्या में आधे नंबर में आप एसिटाइल कोएंजाइम, जितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे उतनी बार क्रेब चलेगा। तो ये आपने क्या ले लिया, शवसनी आधारित पदार्थ के रूप में फैट या लिपिड, तो भी क्रेब चला ना, यस। और एक लास्ट में चार्ट बनाऊंगा यार वो सिंक का, कि कैसे देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है लिपिड, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, वो एनसीईआरटी में दे भी रखा है, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल ये पाथवे बता रहा हूँ, समझे। अच्छा, अब मान लो मैं शवसनी क्रियाधार के रूप में प्रोटीन ले लूँ, चलो ये दोनों ही ले लूँ, मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, समझे। तो लो आराम से आ जाओ यार, पहले आपको केवल पाथवे बता देता हूँ। फिर मेटाबॉलिक सिंक का मतलब होता है कुछ भी हो क्रियाधार आकर यहीं गिरेगा, क्रेब होगा ही होगा, क्योंकि एरोबिक वही है भाई, है ना। अब सुनो देखो कि यदि मैं शवसनी क्रियाधार के रूप में प्रोटीन ले लेता हूं, प्रोटीन का पाचन होता है, क्या बनता है बताओ, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से अमोनिया रिलीज होती है तो तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब वो तो किस प्रकार का कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड बना है, किस प्रकार का बेटा कार्बनिक अम्ल बना है, कैसा ऑर्गेनिक एसिड बना है, उसके दौरान ही अलग अलग पथ आपके जा सकते हैं, अलग अलग पथ जा सकते हैं। हो सकता है ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बन जाए कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हो, फिर लिंक रिएक्शन हो, फिर क्रेब साइकिल होकर वो तो आप जानते हैं कि CO2 H2O बने। और वो तो आप बेटा जितने, वो तो आप समझ सकते हो कि वो टर्म इसके रेफरेंस में चलेंगे, या ऐसा टर्म भी हो सकता है कि सीधा लिंक रिएक्शन हो और फिर आपका क्रेब साइकिल हो जाए, तो आपका क्या बन जाए, CO2 और H2। या ऐसा ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है कि सीधा ही क्या चल जाए, क्रेब साइकिल। जैसे मान लो कि आप जानते हैं बेटा कि सिट्रिक एसिड सर ऐसे क्रेब साइकिल चल जाए, सीधा ही क्रेब साइकिल चल जाए, तो क्रेब साइकिल आपका CO2 और H2। अच्छा सुनो, अब आपने कोई सा भी क्रियाधार लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, वसा लिया, ये प्रोटीन लिया, इसका कोई भी पाथ, कोई भी पथ यूज किया, क्रेब साइकिल हुआ कि नहीं हुआ, वो अनिवार्य है। क्या है बेटा, अनिवार्य है, यस। तो ये मेटाबॉलिक सिंक है। अच्छा, मैं और बता दूंगा इसके बारे में कि ये मेटाबॉलिक सिंक और कैसे है, समझे। जो एनसीईआरटी का आप चार्ट पढ़ के आना, यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, जैसे मैं आपको वसीय अम्लों से, कुछ वसीय अम्लों से ATP कैलकुलेशन भी बता दूंगा लास्ट के अंदर, समझे नहीं समझे। लेकिन आप टॉपिक को यहाँ तक बहुत मस्त तरीके से पढ़ के आए बेटा, अच्छा करके आए, कैलकुलेशन को वर्ड टू वर्ड को, हर चीज़ को। कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9461357946, कोई भी चीज़ आप उसकी आप मेरे से व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि हर तरीके से मेरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस बेटा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा तैयार करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में लेंगे, यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।